हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक किड। और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और अपना एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगी। कंटिन्यूसली लगातार मुझे कमेंट्स में एक ही क्वेश्चन अभी आ रहा है कि मतलब बच्चे का अंडरस्टैंडिंग कब आता है, बच्चा इस लेवल पे कब आएगा कि वो हमारी कमांड्स को फॉलो करने लगे, या मतलब वो हम लोगों को सुनने लगे कि हम क्या बोल रहे हैं, बच्चा समझने लगे और फॉलो करने लगे। तो आप लोग ये भी पूछते हो कि अर्नव को अंडरस्टैंडिंग कब आई। तो ये बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है। जब आप अंडरस्टैंडिंग की बात करते हो तो मतलब इसमें ईयर्स लग जाते हैं। तो मिनिमम अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूं तो 6 to 7 ईयर के बाद ही हम लोग इस लेवल पे पहुंचे थे। ऐसा नहीं होता है गाइज, ये कोई सेंसरी इशू नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप कुछ करोगे और जल्दी से बच्चे में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इसमें बच्चा स्टेप बाय स्टेप इस लेवल पे पहुंचता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि बच्चा नीड को समझेगा। सबसे पहला स्टेप ये होता है, स्टार्टिंग में बच्चा लैंग्वेज क्यों नहीं सीखता है, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में होता है। तो सबसे पहले तो वो इस बात की मतलब नीड्स उसको समझ में आना चाहिए कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे इंटरेक्ट करना चाहिए, जिसके लिए आप लोग बच्चे को थोड़ा सा वोकैबुलरी उसके ऊपर स्टार्टिंग में जब काम करते हो, उसको जो सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट हैं उनके जब आप उनको नाम सिखाते हो, उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक बच्चा मतलब उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद भी उसको मतलब अपनी डेली जो रूटीन है उसमें यूज़ नहीं करता है, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है उसको। और इसके पीछे मेन रीज़न ये होता है कि क्या होता है कि हम लोगों को आदत पड़ जाती है कि हमारा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को खुद ही डिपेंडेंट बनाते जाते हैं। स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा सा रोता है और हम लोग पिघल जाते हैं और उसकी नीड को एकदम से पूरा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो फेज़ आप मिस कर देते हो, 4 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का जब बच्चा होता है, उसको जब आप मिस कर देते हो तो बाद में जो बच्चे का जो बिहेवियर है मॉडिफाई करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना आप डिले करते जाते हो ये चीज़ मुश्किल होती जाती है। तो स्टार्टिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन स्टेप्स को समझें। सबसे पहले बच्चे को आपको वोकैबुलरी देना होता है। उसके बाद जब बच्चे में थोड़ा सा वोकैबुलरी आ जाती है, उसके बाद आपको नीड महसूस करानी है बच्चे को कि आपको अब जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने उसके नाम आपको बताए हैं वो आपको यूज़ करने हैं। तो बिना उसके मांगे आपको चीज़ें नहीं देनी है। या अगर बच्चा बोल नहीं सकता है तो आप उससे बुलाओगे। अगर आपको पता चल रहा है कि अभी मुझे बच्चे को पानी पिलाना है, तो आप जब गिलास लेके जाओगे तो आप बच्चे को प्यास लगी है, आपको पता लग जाता है कि अभी उसके पानी पीने का टाइम है, तो आप गिलास उसके हाथ में नहीं दोगे। सबसे पहले रिपीट करवाने की कोशिश करनी चाहिए कि पानी, मुझे पानी चाहिए। या जब छोटे होते हैं तो सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं तो जस्ट पानी दो हर बार। और ये चीज़ ना आपको हर बार करनी होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग पूछते हो ना कि हम लोगों को लैंग्वेज पे कितने टाइम वर्क करना चाहिए, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो डेली रूटीन है उसमें जो भी आप बच्चे को दे रहे हो, बच्चे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब में आपको लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, उसको लैंग्वेज सिखाने का ट्राई करना चाहिए। तो हम लोग स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रिक्ट थे। जब अर्नव छोटा था तो कुछ भी हम लोग उसको बिना रिपीट करवाए नहीं देते थे, क्योंकि वो एक एक वर्ड रिपीट कर लेता था। क्योंकि उसको स्पीच का कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसका स्पीच था, उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। तो उसको जब आप वर्ड्स रिपीट करवाते थे तो वो रिपीट कर लेता था, लेकिन खुद से उसको समझ में नहीं आता था। तो इसको बोलते हैं, जब बच्चा अगर बोल ही नहीं पा रहा है तो इसका मतलब होता है कि उसको स्पीच में प्रॉब्लम है। तो आपको कुछ ओरल मोटर एक्सरसाइजेज का सहारा लेना चाहिए ताकि वो बोल पाए या उसको बोलने में आसानी हो। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको वो करना है। लैंग्वेज पे जाने से पहले आपको उसके ऊपर वर्क करना है। तो जब आप बच्चे को हर चीज़ बुला के दोगे, हर चीज़ रिपीट करवाते रहोगे, तो सोचो दिन में आप कितने सारे वर्ड्स उसको सिखा रहे हो और कितनी बार उसको रिपीट करवा रहे हो। तो एक लेवल पे आके ना बच्चा
ऑटोमेटिकली ही वो बोलने लग जाता है उन चीज़ों को। तो अर्नब के साथ यही होता था, तो हम लोग पूरा दिन रिपीट करवाते रहते थे। आज भी यही ट्रेंड है, आज भी हम लोग बिना मांगे उसको नहीं देते हैं। आज भी वो कोशिश करता है कि जस्ट मुझे मतलब बिना मांगे ही मिल जाए, तो भी हम उसको स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि बोलो मुँह से, तो वो मुँह से बोलता है। तो नंबर 1 इस चीज़ के ऊपर आपको बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्ट रहना है, उससे बुला के लेना है। आज थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा मेरा डेंटल का प्रॉब्लम था, तो इसलिए आज किसी ने कमेंट किया था कि वीडियो कब आएगी, और मैं भी देख रही थी आप लोग इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट में लिख रहे थे, तो थोड़ा मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है। फिर क्या होता है गाइस, जब आप हर चीज़ उससे बुला रहे हो, उसको इंटरेक्शन दिमाग में जा रही है कि मुझे इंटरेक्शन करना है। यही वो चीज़ है जहाँ से आप बच्चे को समझा रहे हो कि आपको इंटरेक्ट करना है हमारे साथ, तो ऑटोमेटिकली ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये चीज़। बच्चों को डिपेंडेंट मत बनाइए, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, जो मर्जी करते हैं, लेकिन बिना मांगे या बिना रिपीट करवाए आप उनको कुछ मत दीजिए। प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब स्टार्टिंग में ही फर्स्ट एक्सपीरियंस बच्चे को ये होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं पूछूं किसी को कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर मेरे मुंह के सामने कोई चीज़ पड़ी है तो मैं खा लूँगा सिंपली, और अगर किसी ने सामने से नेगेटिव रिएक्शन दिया है तो मैं चिल्लाऊंगा। स्टार्टिंग में बच्चा जब रोता है, अनकंफर्टेबल होता है, तो क्या होता है कि सामने वाला डर के, कोई भी हो या आप हो, वो चीज़ उसको प्रोवाइड करवा देते हैं, और बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे वो रॉन्ग मतलब इम्प्रेशन बैठते रहता है कि जब भी मैं चिल्लाऊंगा या बहुत ज़्यादा वायलेंट होऊंगा तो मुझे चीज़ चाहिए, वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है उसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको हैंडल करना चाहिए, ताकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये सारा जो वायलेंट बिहेवियर होता है, बच्चों का हिटिंग करना है, बाइटिंग करना है, ये सारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये आगे से आगे बढ़ता ही जाता है। तो स्टार्टिंग में ही गलती मत करो। तो हम लोगों को इसी वजह से अर्नब के केस में जो वायलेंट होने वाला जो प्रॉब्लम है वो नहीं आया। हालांकि वो थोड़ा सा गुस्सा करता था, हाइपर एक्टिव था, बट वायलेंट नहीं होता था वो। तो यहाँ से ये जो आपका हिटिंग वाला बिहेवियर है या जो एग्रेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहीं से उसको कंट्रोल करो। कुछ नहीं करना है, आपको भी गुस्सा नहीं आएगा, आपको भी इरिटेशन नहीं होगी, आपको भी तसल्ली होगी कि मैं पूरा दिन बच्चे को सिखा रही हूँ और बच्चा मेरे साथ रिपीट कर रहा है, और बच्चे को भी कुछ नहीं करना है, उसको भी दिमाग में चला जाता है कि खाली मम्मी जो मुझे बोल रही है वो मुझे रिपीट करना है, तो वो भी शांत रहता है, और ऑटोमेटिकली कब वो बोलना सीख जाता है उसको भी पता नहीं चलता और आपको भी पता नहीं चलता है इस चीज़ का। तो ये चीज़ बहुत स्मूथ वे में हो जाती है। उसके बाद बच्चे का रिसेप्टिव लैंग्वेज आता है। 5 इयर्स तक बच्चा थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कमांड्स जो है वो समझने लग जाता है। वोकैबुलरी से वो फ्रेज स्पीच पे आ जाता है, और जब फ्रेज स्पीच आ जाती है तो वो खुद भी फ्रेज स्पीच को यूज़ करता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और आपको किस तरह से उसको मनाना है कि वो कैसे तैयार करना है कि वो खुद को एक्सप्रेस करे, उसी तरीके से उसको डिपेंडेंट नहीं बनाना है। सिंपली जो भी कुछ दे रहे हो उससे रिपीट करवाना है, बस ये नहीं सोचना है कि वो खुद से क्यों नहीं बोल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो सिंपली रिपीट ही कर रहा है। अर्नब 5 to 6 ईयर तक सिर्फ यही काम करता था। सिंपली जो हम लोग उसको देते थे, हमारा काम था कि उसको रिपीट करवाना है। उसको भी समझ में नहीं आता था कि मुझे खुद से बोलना है। बहुत कम चीज़ें समझ में आती थी कभी कभी, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम तक वो पॉइंटिंग ही करता था कि ये चाहिए। मतलब अगर बिस्किट चाहिए तो बिस्किट के डब्बे के ऊपर हैंड रखना है। तो ये चीज़ें हैं, आप कुछ मत सोचो कि वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ह्यूमन ब्रेन को आप मॉडिफाई करने का मतलब कोशिश कर रहे हो, तो इसमें तो टाइम लगेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये धीरे धीरे होता है लेकिन एंड में हो जाता है। ये अपने बच्चे के केस में मैंने देखा है। तो जब रिसेप्टिव लैंग्वेज आ जाता है, इसका मतलब उसी टाइम पे ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है कि बच्चे ने आपको सुनना स्टार्ट कर दिया है। बच्चा आप कुछ बोल रहे हो, बच्चे को समझ में आ रहा है और बच्चा उस कमांड को फॉलो कर रहा है, तो इतना तो स्टार्ट हो गया है कि वो आपको सुन पा रहा है। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज फ्रेज स्पीच के साथ ही आ जानी चाहिए। अगर आपने वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा इनफ वोकैबुलरी उसके दिमाग में डाल दी है
तो फिर कोशिश करो कि 2-2 वर्ड्स फ्रेज स्पीच जो है उसके ऊपर आप काम करो, और फ्रेज स्पीच के साथ साथ ही रिसेप्टिव लैंग्वेज भी आ जानी चाहिए बच्चे में। तो ये कैसे आएगी? आप लोग बढ़ते ही नहीं हो उस चीज़ से आगे। आप सिंपली क्या करते हो कि बेड पे बैठ के और चुपचाप बुक्स कार्ड्स पे लेके उनको बस सिखाते रहते हो। फिर आपको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा सिखा रहा हूँ, फिर भी उसके दिमाग में चीज़ें क्यों नहीं जा रही है, वो डेली लाइफ में उन चीज़ों को क्यों नहीं यूज़ कर रहा है। तो यहीं पर आप गलती करते हो। ये चीज़ भी आपको ही करनी है। अगर आपने उसके दिमाग में वर्ड्स डाल दिए हैं तो ये चीज़ भी आपको ही सिखानी है कि वो वर्ड्स डेली लाइफ में कैसे यूज़ करने हैं। और यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ जाती है, कमांड जब आप फॉलो करवाते हो तो उसमें भी वही चीज़ आती है। छोटी छोटी चीज़ों को अपने आप ही या तो घर में इधर उधर रख दो आप, और मतलब सामने से फिंगर से पॉइंटिंग करो कि वो लाके दो, वो मम्मी को दो, या ये करो, या मेरे पास झाड़ू लाओ, या किचन से गिलास लाओ। स्टार्टिंग में बच्चे को समझ में नहीं आता है कि आप क्या बोल रहे हो, तो अगेन वही तरीका होता है जैसे आप वर्ड्स रिपीट करवाते हो बच्चे से। सिंपली कमांड को भी आपको रिपीट करवाना है। आप सिंपली थोड़ा देर बोलने के बाद बच्चे को खुद उस प्लेस पे लेके जाओ और वहां से वो ऑब्जेक्ट उसके हाथ में दो, या पर्टिकुलर आप कोई मतलब लोकेशन बता दो कि ये चीज़ तुमको टेबल पे रख के आनी है। 1-2 बार आपको खुद करवाना है, फिर बच्चा खुद करेगा उस चीज़ को। और मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, जैसे आप कमांड फॉलोइंग के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में मुश्किल ज़रूर आती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ के बाद इतना मुश्किल नहीं होता है। और बच्चा जब आप एक बार ही बोलोगे, 1-2 बार ही बोलोगे, बच्चा जो है वो फॉलो करने लग जाता है। ओनली स्टार्टिंग का फेज़ जो है वो मुश्किल होता है, उस बच्चे को समझने में टाइम लगता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्या चीज़ सिखाने का उसको ट्राई कर रहे हो, तो इसमें टाइम लगता है। तो ये पकड़ के मत चलो कि हमेशा ही ऐसे ही रहेगा, नहीं, लेकिन स्टार्टिंग करना ज़रूरी है। ये पकड़ के मत बैठो कि हर चीज़ अगर मैंने उसके दिमाग में वर्ड्स डाल दिए तो बच्चा अपने आप उनको डेली लाइफ में मतलब यूज़ करने लग जाएगा। तो हर चीज़ की स्टार्टिंग आपको ही करनी है। कई सारे लोग बोलते हैं कि बच्चा कार्ड्स के ऊपर अच्छी तरह से रीड करता है। इनफैक्ट सीक्वेंसिंग पजल में पूरे का पूरा जो सेंटेंस है वो पूरा मतलब कार्ड्स जैसे कार्ड्स में दिखाया है सेंटेंस में भी बोल देता है, लेकिन खुद से नहीं बोलते हैं। तो इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो चीज़ हम लोगों ने उसको सिखाई है बैठ के कार्ड से या बुक से, बच्चा उस चीज़ को खुद ही यूज़ करेगा। तो ये चीज़ आप दिमाग में मत करो, ये भी आपको ही स्टार्ट करवाना है। और आपको ही ऐसी सिचुएशन, जैसे प्रिटेंड प्ले होता है ना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है। और अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आपको खुद से करवानी है वो चीज़। तो पूरा डे आप जो भी चीज़ें उसके साथ करते हो या जो भी उसकी नीड्स हैं उसमें ये चीज़ें ट्राई करते रहो। तो स्टार्टिंग में तो अर्नब भी, मैं सीक्वेंसिंग पजल्स उसको मैंने आपका एक वीडियो दिया है, उसके भी पूरे सेंटेंसेस बोलता था वो। कैट डर गई, डॉग से कैट डॉग से डर गई, डॉग सो गया, उसको भी पूरे रट्टा मार लेते हैं ये लोग। रट्टा मारने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन वो चीज़ तभी समझ में आएगी जब एक्चुअली में वो सिचुएशन आप क्रिएट करके इनको दिखाओगे। और ये चीज़ भी ज़रूरी है कि सिचुएशन क्रिएट करने से पहले उनके दिमाग में वो वर्ड्स होने चाहिए। तो अभी अर्नब जैसे ही कैट से वो डरता था या डॉग उसके पीछे भाग रहा है, तो उस टाइम हम लोग इमीडिएटली बोलते थे कि क्या हो गया। स्टार्टिंग में मैं बोलती थी कि क्या हो गया, क्यों चिल्लाए, नहीं बोल पाता था वो, कुछ भी नहीं बोल पाता था। तो मैं उसको बोलती थी आप चिल्लाए क्योंकि आप डॉग से डर गए, या मैं बोलती थी क्या हुआ, क्यों चिल्लाए, डॉग से डर गए। फिर मैं फिर से पूछती थी क्यों चिल्लाए, फिर वो रिपीट करता था डॉग से डर गया। तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ये उसने तब सीखे जब रियल लाइफ में वो चीज़ें हुई। तो कल हम लोग वॉकिंग कर रहे थे, आई थिंक लास्ट वीक में, तो मैं ये और इसके पापा फ़ोन पे आगे, पता नहीं वो फ़ोन पे लगे थे और ये घूम रहा था, ऐसे ही वॉकिंग कर रहा था, और अचानक से डॉग आया और मैं डर गई और मैं ज़ोर से चिल्लाई और ये ज़ोर से हंसा और बोला मम्मी डॉग से डर गई, मम्मी डॉग से डर गई। तो अपने आप फिर उसने वो वर्ड्स जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। अब वो इस लेवल पे है कि हम उसकी दिमाग में जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को वो अपने हिसाब से यूज़ करके किसी सिचुएशन में खुद से भी वो सेंटेंस बोलता है। अब वो इस लेवल पे आ गया है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। मैं ये कभी मना नहीं करूँगी इस चीज़ के ऊपर कि हाँ
कार्ड से या बुक से आपको नहीं सिखाना है, क्योंकि वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए हम उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन डेली लाइफ में भी सिखाने की कोशिश करो, वो सब आपको ही सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब फ्रेज स्पीच आ जाती है, फ्रेज स्पीच के साथ रिसेप्टिव लैंग्वेज जब बच्चे की डेवलप होने लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करो, उसको डिपेंडेंट मत बनाओ। हर छोटे से छोटा काम जो है वो उसको कमांड दो और उसको खुद करने के लिए बोलो, और नहीं करता है तो आप हेल्प करो उस चीज़ को। आप डेफिनेटली, मैं ये चीज़ गारंटी से बोल सकती हूँ कि 1-2 बार करवाने के बाद बच्चा खुद उन चीज़ों को करता है। तो जब रिसेप्टिव लैंग्वेज आ जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे फिर बच्चा अगर सुन रहा है, रिसेप्टिव लैंग्वेज का मतलब है बच्चा आपके वर्ड्स को सुन रहा है, समझ भी रहा है, तो रिसेप्टिव लैंग्वेज के कुछ 1-2 साल के बाद फिर बच्चे का जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होने लगता है और बच्चा सामने से खुद से वर्ड्स सेंटेंस में बोलने लगता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि 5 ईयर की एज तक आते आते अर्नव का फ्रेज स्पीच डेवलप हुआ था और फिर उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट हुआ था। अर्नव जब स्कूल में गया था तो उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज भी नहीं था। 4 ईयर्स में जब गया था तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि टीचर क्या कमांड दे रही है, क्या बोल रही है, कुछ भी नहीं पता था उसको। तो ये चीज़ें, और आज हम लोग डिफरेंस देखते हैं। आज जब वो 4th क्लास में है तो काफ़ी चेंज है, स्कूल में भी वो इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज के बाद फिर लैंग्वेज जो है वो डेवलप होने लगती है। फिर बच्चा उस स्टेज पे आ जाता है कि फिर आपको कार्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे ही बच्चे को डेली लाइफ में सिखाते जाते हो, जो भी उसके साथ इंसिडेंट्स होते हैं, तो बच्चा तब भी उन वर्ड्स को जो है वो पकड़ लेता है, याद करने लग जाता है और खुद से बोलने लग जाता है। तो ये चीज़ अर्नव में आई थी 7-8 ईयर्स तक आते आते ये चीज़ आई थी। उसका जो लैंग्वेज वो जो है वो, और जो उसका कम्युनिकेशन वो स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 7 या 8 ईयर्स के बीच में उसका जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हुआ था। और अभी तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बिकॉज जितना उसका लैंग्वेज है या जितना उसकी वोकैबुलरी है उसका बेस्ट यूज़ वो करता है। और लेकिन अभी भी उसका जो सेंटेंस है, मेकिंग है, उसमें कुछ जो है वो रॉन्ग होते हैं, ग्रामेटिकली वो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाते हैं। तो हम लोग अभी भी उसको बोल के फिर वो दोबारा से रिपीट करवाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यही करते हैं कि अगर वो गलत बोल रहा है तो फिर से हम लोग रिपीट करवाते हैं कि ये सही सेंटेंस है। तो धीरे धीरे वो एक्यूरेसी बढ़ रही है। तो अंडरस्टैंडिंग अब आई, अब मैं बोलूँगी कि हाँ अर्नव समझता है। फिर जब बच्चा इस लेवल पे आ जाता है, उसका लैंग्वेज भी थोड़ा थोड़ा डेवलप हो गया और उसने आपको सुनने भी स्टार्ट कर दिया, फिर आप बच्चे के बिहेवियर के ऊपर काम कर सकते हो। फिर जब आप पार्क में जा रहे हो, बच्चा कुछ रॉन्ग बिहेवियर कर रहा है, तो आप सामने से बोल रहे हो ऐसा नहीं करो, नहीं तो तुमको तुम्हारा फेवरेट नहीं मिलेगा। तो आप जब बोलते हो तो उसको समझ में आता है कि आप क्या बोल रहे हो, तो वो अपने ऊपर जो वो कंट्रोल करना स्टार्ट करता है उस चीज़ में। तो इस तरह से बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई होने लगता है। इससे पहले जब आप मतलब बिहेवियर के ऊपर काम करने लगते हो तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ मैंने अर्नव के केस में देखी है। कुछ भी कर लो, बहुत प्रॉब्लम होता था। अर्नव ने जो अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखा या ये समझना सीखा कि ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो गलत हैं, ये अभी उसमें आ रही है। ये जो मतलब उसका जो लैंग्वेज इम्प्रूव हुआ और उसमें हम लोगों को सुनना स्टार्ट किया और उसमें थोड़ा सा समझ आ गई, तब उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ। तो मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप लोग तो इसी बात से लेते हो ना कि जब भी वो रॉन्ग बिहेवियर करता है तो हम लोग नॉर्मल किड की तरह इनको डांटें और ये बोलें कि ऐसा नहीं करना है, और बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है और मतलब अपना जो रॉन्ग बिहेवियर है उसको वो रोक देता है। तो इसी को आप अंडरस्टैंडिंग बोलते हो ना। मेनली तो यही है और यही सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ होती है। तो ये चीज़ बहुत लेट आती है, लेकिन स्टेप आपको कंप्लीट करने होते हैं। वोकैबुलरी, फ्रेज स्पीच, रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड देन लैंग्वेज के ऊपर एंड देन कम्युनिकेशन जब स्टार्ट होता है उसके बाद फिर बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है, क्योंकि जो भी आप मुंह से बोलते हो बच्चे को डायरेक्टली समझ में आता है और बच्चा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसके साथ ही फिर ब्रीफिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे अर्नव कर रहा है अभी, स्कूल से या कहीं से भी आता है तो वो बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो कम्युनिकेशन के बाद ही ब्रीफिंग स्टार्ट होती है। तो ये स्टेप आप धीरे धीरे
पार करो और जल्दबाजी नहीं करना है। कुछ लोग जो हैं वो मतलब कमेंट कर रहे हैं 4 इयर्स का बच्चा है, मेरे बच्चे में अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, मेरा बच्चा कम्युनिकेट कर गया। मैं मानती हूँ कि कुछ ऑटिस्टिक बच्चे, जो सब ऑटिस्टिक बच्चे डिफरेंट होते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों में पहले ही ये चीज़ें आ जाएं, लेकिन मैंने अर्नब के केस में ये पैटर्न आपको बताया है। मैंने सेम पैटर्न अर्नब के केस में ये चीज़ देखी है, और मेरे हिसाब से तो अगर अर्नब की तरह आपका बच्चा है तो 9 इयर्स तक आते आते ही अर्नब का हर चीज़ के ऊपर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कम्युनिकेशन हो, रिसेप्टिव लैंग्वेज हो या उसका लैंग्वेज हो। तो ये पैटर्न मैंने अपने बच्चे के केस में देखा है। तो आपका बच्चा अगर किसी का 5 साल का है और ऑलरेडी उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया है, तो इसमें कुछ भी कंट्राडिक्शन नहीं है। सब ऑटिस्टिक बच्चे डिफरेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है जो पैटर्न मैंने बताया है वही हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो अब मैंने पहले से भी बोला है कि इंटेलेक्चुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है, बच्चे का जो कोग्निटिव स्किल है वो ऑटिज़म की वजह से कितना इफेक्ट हुआ है, इस चीज़ के ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपको अर्नब की अंडरस्टैंडिंग के बारे में जानना था तो वो पैटर्न मैंने आपको बता दिया। तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, धीरे धीरे एक एक स्टेप को कंप्लीट कीजिए। क्या प्रॉब्लम है गाइज, अगर इतना लेट हो गया, 9 ईयर के एज में आके आप वो चीज़ों को समझ रहा है तो भी क्या प्रॉब्लम है। टीनेजर से पहले तो उसमें वो चीज़ आ गई ना। तो जल्दबाजी मत कीजिए और धीरे धीरे चलिए स्टेप वाइज, ताकि बच्चे के ऊपर भी स्ट्रेस ना आए और आपके ऊपर भी स्ट्रेस ना आए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।